जब मनुष्यों ने जानवरों के खिलाफ जंग छेड़ दी। पूरे इतिहास में मनुष्य अक्सर अन्य समाजों और राष्ट्रों के साथ संघर्ष में शामिल रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऐसे कई उदाहरण हैं जहां जानवर इन लड़ाइयों का केंद्र बिंदु बन गए। जानवरों के मानव संघर्ष में फंसने में कई कारण हैं। कुछ मामलों में जानवर विजयी हुए, जबकि अन्य में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। जब भी मूल प्रजातियों को अनावश्यक रूप से बड़े पैमाने पर उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है, तो यह पारिस्थितिक संतुलन को बाधित करता है, जिससे बाद समस्याएं पैदा होती है। विश्व स्तर पर विभिन्न प्रजातियों से जुड़े संघर्षों से पिछले सबक के बावजूद मनुष्य आज भी जानवरों के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है। द 4 पेस्ट्स कैंपेन 1949 से 1976 तक चीन पर माओ त्से तुंग के नेतृत्व के दौरान पर्यावरण के प्रति उनकी सोच की कमी स्पष्ट हो गई। ग्रेट लीप फॉरवर्ड दौरान उनके नारे में यह विशेष रूप से परिलक्षित हुआ, मनुष्य को प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। इस युग में न केवल वनों की कटाई और कृषि पद्धतियों में बदलाव देखा गया, बल्कि एक चरम पहल भी देखी गई जिसे 4 पेस्ट्स अभियान के रूप में जाना जाता है। इस अभियान का उद्देश्य मक्खियों, मच्छरों, चूहों और गौरैया को खत्म करना था। हालांकि गौरैया के बड़े पैमाने पर विनाश ने पारिस्थितिक संतुलन को बिगाड़ दिया, क्योंकि ये पक्षी कीट नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। इस व्यवधान ने अंततः फसलों को टिड्डियों जैसे कीड़ों के सामने असहाय बना दिया, जिससे विनाशकारी अकाल पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप लाखों लोगों की जान चली गई। जिन लोगों ने इन नीतियों के विरोध में आवाज उठाने का साहस किया, उन्हें उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। उदाहरण के लिए, एक बांध परियोजना से असहमति व्यक्त करने के लिए हाइड्रो इंजीनियर हुआंग वानली को एक श्रमिक शिविर में भेजा गया था। 1960 के दशक की शुरुआत में ग्रेट लीप फॉरवर्ड के बाद भी किसान अभी भी अनाज उत्पादन को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर थे। इस चल रही प्राथमिकता के कारण पर्यावरण को और अधिक नुकसान हुआ और चीनी आबादी के लिए अतिरिक्त कठिनाइयां आई। द बैटल ऑफ रामरी आइलैंड। द्वितीय विश्व युद्ध के बीच बर्मा, जो म्यांमार के नाम से जाना जाता है, के तट पर स्थित रामरी द्वीप कई सैन्य टकरावों के लिए सेटिंग बन गया। हालांकि वर्ष 1945 में एक बेहद भयानक घटना देखी गई, जब ब्रिटिश सेना ने लगभग 1000 जापानी सैनिकों को, जो उनके विरोधी थे, रामरी द्वीप पर 10 मील यानी 16 किलोमीटर की दूरी तक फैले घने मैंग्रोव दलदल में जाने के लिए मजबूर कर दिया। जापानी सैनिकों के लिए अफसोस की बात है कि यह मैंग्रोव जंगल खारे पानी के मगरमच्छों के लिए आवास के रूप में काम करता था, जो विश्व स्तर पर सबसे बड़े सरीसृप शिकारी है। इनमें से कुछ मगरमच्छों की लंबाई 20 फीट यानी 6 मीटर से अधिक थी और उनका वजन 2000 पाउंड यानी 907 किलोग्राम से अधिक था। यहाँ तक कि इस प्रजाति के मध्यम आकार के सदस्यों में भी वयस्क मनुष्यों को घातक रूप से घायल करने की क्षमता थी। ऐसा माना जाता है कि लगभग 500 जापानी सैनिक सफलतापूर्वक दलदली खतरे से बच निकले, जबकि अंततः 20 को पुनः पकड़ लिया गया। दुख की बात है कि माना जाता है कि लगभग 500 लोग मगरमच्छों का शिकार बन गए। जीवित बचे लोगों ने मगरमच्छों के अप्रत्याशित रूप से उभरने और पीड़ितों को पानी की सतह के नीचे खींचने की भयावह कहानियां सुनाईं। इस विशेष घटना को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा आधिकारिक तौर पर मगरमच्छ के हमले में सबसे अधिक मौतें के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि सटीक हताहत आंकड़े बहस का विषय बने हुए हैं। द ग्रेट ईम्यू वॉर। 1932 में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में किसान पहले से ही महामंदी के परिणामों के कारण अपनी कृषि गतिविधियों में कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे थे। हालांकि उनकी कठिनाइयां तब और बढ़ गई जब लगभग 20,000 इमू अपने प्रजनन काल के दौरान अंतर्देशीय प्रवास पर चले गए। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों ने फसलों को होने वाले व्यापक नुकसान के कारण इमू के खिलाफ एक अभियान शुरू किया। इस समस्या से निपटने के लिए मशीनगनों से लैस सैनिकों को भेजा गया। कई व्यस्तताओं के बावजूद इमू उल्लेखनीय रूप से लचीला प्रतिद्वंद्वी साबित हुआ और मानव सैनिक एक निश्चित जीत हासिल नहीं कर सके। वर्तमान में एमू पर्वत के आसपास के क्षेत्रों में लगातार पनप रहे हैं। द ऑस्ट्रेलियन माउस प्लेग। 2021 में ऑस्ट्रेलिया ने हालिया स्मृति में सबसे गंभीर माउस प्लेगों में से एक देखा। राष्ट्र को अपनी फसलों को व्यापक नुकसान हुआ और बड़े पैमाने पर संक्रमण हुआ।
इस प्रकोप का कारण अनुकूल मौसम पैटर्न था, जिसके परिणामस्वरूप प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध हुआ। सूखे और विनाशकारी झाड़ियों की आग के बाद ये स्थितियां उत्पन्न हुई। 1700 के दशक के अंत में ऑस्ट्रेलिया में घरेलू चूहों की शुरुआत ने लगातार देशी प्रजातियों के लिए खतरा पैदा कर दिया है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण संसाधनों के लिए उनके साथ प्रतिस्पर्धा करता है। इस प्लेग का आर्थिक नुकसान चौंका देने वाला था। लगभग $1 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर की क्षति का अनुमान लगाया गया था। प्रतिक्रिया के रूप में सरकार ने वित्तीय सहायता प्रदान की और शोधकर्ताओं ने चूहों की आबादी को कम करने के लिए जीन एडिटिंग सहित नियंत्रण के विभिन्न तरीकों की खोज की। द बियर सोल्जर इन द बैटल ऑफ मोंटे कैसिनो। द्वितीय विश्व युद्ध के बीच में वोजटेक नाम के एक अनाथ सीरियाई भूरे भालू ने पोलिश द्वितीय कोर के साथ एक अप्रत्याशित सहयोग स्थापित किया। यह तथ्य उसके साथ युद्ध में लगे लोगों के लिए काफी हद तक अनभिज्ञ था। एक भालू को समायोजित करने की प्रारंभिक तार्किक चुनौतियों पर काबू पाने के बाद उन्हें औपचारिक रूप से प्राइवेट वोजटेक के रूप में सूचीबद्ध किया गया, जिससे वह रेजिमेंट के एक वास्तविक सदस्य बन गए। तेजी से वोजटेक ने खुद को अपने साथी रंगरूटों का प्रिय बना लिया और उनके प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लिया। उनकी भागीदारी मोंटे कैसिनो की लड़ाई तक भी बढ़ी, जहां उन्होंने गोला बारूद के परिवहन में सहायता करके अपने मूल्य का प्रदर्शन किया। समर्पण के ऐसे प्रदर्शनों ने अत्यधिक प्रशंसा अर्जित की, जिससे उन्हें कॉर्पोरल के पद तक पदोन्नत किया गया। युद्ध की समाप्ति के बाद वोजटेक अपने साथियों के साथ स्कॉटलैंड चला गया, जहां उसने एक खेत में निवास किया और स्थानीय समुदाय के भीतर एक प्रतिष्ठित उपस्थिति के रूप में विकसित हुए। सभाओं में भाग लेने, टेलीविजन कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने के बाद 1963 में उसका निधन हो गया। वोजटेक की असाधारण कथा को पोलैंड और ब्रिटेन दोनों में सिनेमाई कार्यों, साहित्यिक रचनाओं और मूर्तियों के माध्यम से कायम रखा गया है। उसकी सेवा प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच मनुष्यों और जानवरों के बीच स्थायी संबंध के एक मार्मिक प्रमाण के रूप में खड़ी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज सपोर्ट द चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।